हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम आज डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर का टॉस सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, यहाँ सिलेबस है, आप ये सिलेबस देख लीजिए। बढ़िया से जूम कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए पहला है ना थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, 1 नंबर। दूसरा क्या है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तीसरा है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। चौथा है हाईवे इंजीनियरिंग। पांचवा है इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सबका कोड भी देख लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 लास्ट में चेंज है ना। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 70 70 नंबर का एग्जाम होगा, 350 नंबर का। ठीक है, ये देखिए है ना, दिखा आपको। ये देखिए यहाँ पर जो है आपको 350 नंबर का एग्जाम होगा। ये आपका 500 टोटल जो है आपका ये हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिकल मिला के, है ना। ये सब क्रेडिट है, देखिए 3 3 3 3। और ये हाईवे में 4 क्रेडिट है। ठीक है, बाकी सब में 3 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रेडिट होगा, देख लीजिए। हाईवे में 4 है ना, यहाँ पर 4 है। ठीक है, चलिए। और प्रैक्टिकल जो यहाँ 150 दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है 100, है ना। सबको ऐड करिएगा तो ये 750 हो जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 750। देखिए यहाँ है ना, 750 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, थ्योरी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पीरियड लिखा हुआ है, ये सब दिया हुआ है बेसिक। ठीक है, यहाँ देखिए आपका ये जो इंड सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और जो टीचर असेसमेंट होता है वो 10 नंबर का, और क्लास टेस्ट 20 नंबर का, सब मिला के हो जाएगा 100 नंबर। क्रेडिट है इसका कितना, 3। देखिए क्रेडिट कितना है, यहाँ पर देख लीजिए क्रेडिट कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम थ्योरी देखते हैं। ठीक है, थ्योरी देखते हैं। नेम ऑफ द टॉपिक यूनिट 1। ठीक है, जिसमें क्या है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, उसमें देखिए क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट, यहाँ देखिए है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका थ्योरी पहले देखेंगे, तो फिर उसके बाद जो है कि इसका न्यूमेरिकल, और देन आगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा देखिए, एसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, थोड़ा देख लीजिए सिलेबस, है ना। नेचर ऑफ स्ट्रेसेस, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेसेस, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, फिर है कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी, कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और उसके बाद है कॉलम, पिलर एंड चिमनी ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन सब्जेक्टेड टू लेटरल विंड प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर, विंड रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट बेस। ठीक है, यहाँ देख लीजिए सब है। ठीक है, दिखा आपको, दिख गया ना। चलिए देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ जब सिलेबस देख लिए हम सब। ठीक है, ये देखिए सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, अब पहला जो टॉपिक है वो है आपका डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का। उसमें से पहला 1.1 में है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड। ठीक है, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्ट, यहाँ जो है पहला टॉपिक आपका यूनिट 1 में। ठीक है, यूनिट 1 में आपका क्या है, यूनिट 1 में आपका है, यूनिट 1 में है आपका एंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग। ठीक है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना पहला जो है टॉपिक है आपका क्या है, कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक, क्या है, डायरेक्ट इसेंट्रिक लोड। ठीक है, देखिए इसमें आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए क्या है, इसमें देखिए जनरली हम सब जानते हैं कि यदि ये मान लीजिए ये अब पहले हम सब पढ़े थे। ठीक है, ये सब हम सब पहले पढ़े ना। देखिए ये आपका एक बीम होता था, है ना, पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। ये मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं। ये मान लीजिए पी लोड लगा, है ना, ये बीम है एक तरह से, और ये टेंसाइल लोड लगा। तो यहाँ पर क्या होता था, ये जो एक्सिस होता था बीम का, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, इसी पर लोड लगता था। ठीक है, जस्ट सेंटर पर, है ना, जो कि एन ए से पास होता था, मतलब ये जो इस एक्सिस के पैरेलल होता था। ठीक है, फोर्स, तो ये क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या होता था, स्ट्रेस, वहाँ पर सीधा स्ट्रेस बोलते थे, वो भी इसको बोलते थे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुलिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये देखिए खींच रहा है ना, दोनों क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो कि अब यहाँ पर थोड़ा सा नाम उसका चेंज कर दिए। ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, डायरेक्ट,
है ना, क्या कर दिया डायरेक्ट। अब इसी को सीधा कर दीजिए, है ना, इस ये बीम है, बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और कॉलम वर्टिकल होता है। चूंकि डायरेक्ट लोड लग रहा है ना, यहाँ पर कॉलम का इसमें ज़्यादा जो है ना डिस्कशन किया गया है। तो इसी को जब हम इसे सीधा कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसी को जब हम वर्टिकल कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर ऊपर से लोड लगा रहे थे, यहाँ पर चूंकि खींच रहे हैं, अब यहाँ पर थोड़ा कॉलम है, कॉलम में कंप्रेसिव लोड लगता है, पता है। ये देखिए इस एक्सिस पर लग रहा है ये एक्सिस पर, इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं कॉलम का, ठीक है, ये बेस है इसका। अब बोलेगा कि ये नीचे से कैसे लग गया। देखिए जब ऊपर से लगा तो रिएक्शन तो नीचे से लगेगा ना, है ना। नीचे ये रिएक्शन हुआ और सेम लगता है, जितना ऊपर से लगता है उतना ही नीचे से लगता है। ऊपर 10 किलो न्यूटन लग रहा है मान लेते हैं, तो नीचे से भी 10 लगेगा, ठीक है। देखिए ये अभी एक्सिस पर लोड लग रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट लोड। क्या कहेंगे, डायरेक्ट लोड, है ना, क्या कहेंगे, डायरेक्ट लोड कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी में लिखना है ना, हिंदी इंग्लिश मिला के लिखना है अगर, है ना, मिक्स लिखना है, तो आप डायरेक्ट स्ट्रेस को, डायरेक्ट लोड को आप बोल सकते हैं वैसा लोड जो किसी मेंबर के एक्सिस पर लगता हो, ठीक है। तो उस लोड को हम डायरेक्ट लोड कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसा लोड जिसका लाइन ऑफ एक्शन उस मेंबर के सीजी से पास करता हो, ठीक है, वो भी आपका डायरेक्ट लोड में आ जाएगा, है ना। अब देखिए डायरेक्ट लोड जब लग रहा है तो obvious सी बात है, लोड लगेगा तो स्ट्रेस तो आना ही आना, क्योंकि ऊपर से जब लोड लगा, नीचे से देखिए सपोर्ट है, इसमें तो स्ट्रेस आना ही आना, क्योंकि नीचे ये जमीन है ना, कनेक्शन से नीचे सपोर्ट है तो ये रिएक्शन लग रहा है, रिएक्शन लगेगा तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होना ही है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसी से लेकर आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। आपको पता है डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे निकलता है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स, है ना, फोर्स अपॉन एरिया, ये है। तो देखिए फोर्स, आपका फोर्स क्या है, फोर्स आपका पी है अपॉन एरिया। अच्छा एरिया कौन सा होगा, तो ये जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर जो लोड लग रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। चलिए ये हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा कि जब डायरेक्ट लोड लगता है ना, तो उससे डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब एक बात करते हैं दूसरा तरह का लोड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। देखिए क्या होता है ना, हमेशा जो है ना, जनरली ऐसा होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि जो लोड है ना, लोड तो हर जगह लगता है, लेकिन जो उसका जो मेन है ना, जहाँ पर जो कि रिजल्टेंट लोड लगता है ना, वो सोचते हैं कि एक्सिस पर ही आए, है ना, रिजल्टेंट लोड जो है वो कहाँ है, इसी एक्सिस पर आए, ठीक है, इसी एक्सिस पर आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता है ना, ये इससे थोड़ा क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है ना, जो रिजल्टेंट लोड है ये वो कहाँ हो जाता है, ये इस एक्सिस से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है ना। मान लीजिए यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इस जगह लग रहा है, ठीक है, इस जगह। ये देखिए कुछ डिस्टेंस से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बस ये है कि स्ट्रक्चर में डिफ़ॉल्ट होता है, कभी कभी जैसा हम सोच के बनाते हैं वैसा स्ट्रक्चर बनता नहीं, पूरा वर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में फॉल्ट होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें फॉल्ट होता है, इसकी वजह से जो है लोड मेरा डायरेक्ट सेंटर पर ना लग के थोड़ा सा जो है ना लोड एक्सिस से दूर चला जाता है, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देन जो है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोड है मेरा इसेंट्रिक नहीं, मतलब ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है, वो इसेंट्रिक हो गया है ना, सेंटर से हट गया है ना। तो और जितना डिस्टेंस से हटा है उस डिस्टेंस को हम कहेंगे इसेंट्रिसिटी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर जो है, यहाँ नीचे एक सपोर्ट बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये इसेंट्रिक लोड है, अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। ये देखिए ये करेगा क्या, जैसे कि जैसे थोड़ा समझते हैं, इसको फिर से बना के हम समझते हैं। तो देखिए ये आपका जो है ये कॉलम है, ये क्या है, एक कॉलम है, ठीक है, ये क्या है, एक कॉलम है, ठीक है। अब देखिए इस कॉलम में, ये कॉलम का ये एक्सिस था, ठीक है। चूंकि हम आपको बता दिए थे कि कंस्ट्रक्शन वर्क में थोड़ा फॉल्ट होता है ना, जैसे होमोजेनियस मटेरियल नहीं हुआ, परफेक्टली वर्टिकल नहीं हुआ, जहाँ पर लोकेशन था स्ट्रक्चर को देने का, जैसे कॉलम जहाँ देना था वहाँ ना दे कहीं और दूसरे को दे दिए, या किसी भी तरह का फॉल्ट है ना कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो ये कभी कभी मतलब ये एसेंट्रिक हो जाता है ना। दूसरा एक और भी वजह है, ठीक है, बताएंगे आगे, ठीक है, फिलहाल ये वजह है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये आपका लोड जो है कुछ यहाँ लग गया, ठीक है, सेंटर पर ना लग के थोड़ा सेंटर से दूर हो गया। कभी कभी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन ही कुछ इस प्रकार होता है कि इसेंट्रिक लोड आना ही आना है उस पर, ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ कभी कभी खुद के फॉल्ट से हो जाता है, कभी कभी मतलब स्ट्रक्चर का शेप ही ऐसा होता है कि वहाँ पर लोड आना ही आना है इसेंट्रिक, ठीक है। तो दोनों केस में आपको समझ लीजिए प्रॉब्लम एक ही तरह सॉल्व होता है, लेकिन आप बस ये समझ लीजिए कि जो है कि
ये जो इसेंट्रिक बस हम यहाँ बताएं कि कैसे होता है, ठीक है। इसेंट्रिक क्यों हो जाता है स्ट्रक्चर में, इसेंट्रिक होता है ये पता है, लेकिन क्यों हो जाता है ना। इसेंट्रिक लोड सेंटर पर क्यों नहीं लगता है, वो दूर क्यों चल जाता है। मेन ये जो है ना एक क्वेश्चन रहता है मन में, तो इसका सोल्यूशन मतलब इसका यही है कि ये स्ट्रक्चर में फॉल्ट रहना, और दूसरा है क्या कि स्ट्रक्चर का शेप ही ऐसा होता है कि उसमें इसेंट्रिक लोड आना ही आना है, फिक्स है ना। तो देखिए हम यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है इसेंट्रिक लोड। अब देखिए ये क्या होगा कि इसेंट्रिक लोड जो है ये देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, इस वाले फेज को, ये वाला फेज को नीचे कंप्रेस करना चाहेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, लिफ्ट होगा, होगा ना। इधर कंप्रेशन, इधर हो जाएगा टेंशन, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्स है ना, जितना ये फोर्स लग रहा है ना, मान लीजिए पी फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये पी फोर्स लग रहा है, तो ये इसका इफेक्ट यहाँ तक होता है ना, इसके एक्सिस तक होता है। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम बना देते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। देखिए इसका इफेक्ट यहाँ भी होगा, ठीक है, और नीचे से भी हम एक लोड हम क्या करते हैं, दे देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए सही से, ठीक है, तो इस लोड को एनालिसिस करने के है ना, इस लोड का इफेक्ट क्या होगा इस स्ट्रक्चर पर, है ना। चूंकि ये देखिए अब ये सेंटर से डिस्टेंस पर हो गया ना, तो ये मोमेंट आ गया। अब मोमेंट आएगा तो यहाँ पर कपल होगा, कपल होगा तो यहाँ ना कहीं क्या होगा, यहाँ पर जो है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो डेवलप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, है ना। तो इसीलिए इस लोड को एनालिसिस करने के लिए हम अपने मन से इस सेंटर पर दो लोड अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक लोड ऊपर से, एक लोड नीचे से, है ना। चूंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी पी कैंसिल आउट होकर डायरेक्शन अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से पहुंच जाएंगे, ठीक है, मतलब उसी के बराबर। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है, हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या, अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला लोड है उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो लोड है पी, उसको रहने देते हैं। नेक्स्ट हम इसको ऐड कर देते हैं, सॉल्व बस ये सब करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नीचे वाला लोड, ठीक है, और ये ऊपर एसेंट्रिक जो लग रहा था, ठीक है। अब बोले ये नीचे कहाँ, ये वाला है, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये वाला आपको, ये यहाँ है, ठीक है, ये पी, ठीक है, दिख गया आपको। देखिए अब ये देखिए ये कपल हो गया है, देखिए इक्वल है ना, एंड अपोजिट है इसका डायरेक्शन, ठीक है, और जो है कि पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कपल डेवलप हो जाता है, ठीक है, पढ़े होंगे मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये कपल हो जाता है। देखिए ये डिस्टेंस ई था, तो यहाँ पर मोमेंट होगा, तो P इंटू ई हो जाएगा मोमेंट, ठीक है, P इंटू ई, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट होता है, पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वो भी कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, ठीक है। फाइनली ये है, अब यहाँ पर जो चूंकि एक लोड लग रहा है ना, कंप्रेसिव लोड, तो P बाई ए एरिया। तो देखिए अब आपका यहाँ से क्या हो गया, स्ट्रेस निकल गया, यहाँ से ये बेंडिंग स्ट्रेस, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये बेंडिंग, अभी बेंडिंग स्ट्रेस निकला नहीं है एक्चुअली, ये मोमेंट निकला है ना। स्ट्रेस अब बेंडिंग, चूंकि ये मोमेंट से क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। चूंकि इसको ये अब ये टर्न आउट करना चाहेगा ना, इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, जैसे घुमाएगा, है ना, तो इसको जब घुमाइएगा तो क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला जब इसको घुमाना चाहेगा तो ये हो जाएगा बेंडिंग, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, चूंकि ये एक्सिस पर लग रहा है तो डायरेक्ट, तो इससे हो जाएगा डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा इस लोड की वजह से, ठीक है, जो कंप्रेसिव लोड है। और ये जो इसेंट्रिक लोड था, ये जो कपल आया था, है ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन से यहाँ पर हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप, क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए इसका जो है ना, तो अब देखिए आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन रहता है ना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि जो इसेंट्रिक लोड है ना, इसेंट्रिक लोड, है ना, इसेंट्रिक लोड से कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है ना, तो लिखेंगे बोथ, है ना, डायरेक्ट एंड बेंडिंग, ठीक है। देखिए यहाँ देख लीजिए, ठीक है, बोथ डायरेक्ट एंड बेंडिंग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि एक्सियल लोड है ना, जो एक्सियल लोड है उस उससे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, तो ओनली, है ना, ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस, है ना, क्या होता है, ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस जो है डेवलप होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें, देखिए आपका नेक्स्ट जो है आपका क्या है, नेक्स्ट अगर आप देखिए तो आप ये समझ रहे हैं कि देखिए आपका जो है कौन, ये तो कॉन्सेप्ट पता चल गया डायरेक्ट स्ट्रेस का। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जो पीछे पढ़े थे ना, देखिए पीछे जो पढ़े थे इस वाले चीज़ का, है ना, इसका सॉल्यूशन जो पीछे पढ़े थे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। देखिए ये तो पी बाई ए निकल गया, अब इसको बेंडिंग स्ट्रेस को निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो अब मैक्सिमम मिनिमम कितना स्ट्रेस है वो भी पता चल जाएगा। देखिए
तो देखिए सबसे पहले तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो डायरेक्ट स्ट्रेस है डायरेक्ट स्ट्रेस, वो तो पी बाई ए हो गया, है ना, ये तो क्लियर हो गया। अब ये सबसे बड़ा सवाल रहता है बेंडिंग, है ना, कि बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा। देखिए बेंडिंग स्ट्रेस जो है ना, आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, बेंडिंग स्ट्रेस का एक फॉर्मूला पढ़े थे पीछे, याद होगा, बेंडिंग इक्वेशन से एम बटा आई बराबर सिग्मा बी बटा वाई बराबर ई बटा आर, ये पढ़े थे, हाँ या ना। जब ये पढ़े थे, देखिए, तो इस दोनों को आप फिलहाल आप कंबाइन कर लीजिए, तो एम बटा आई बराबर सिग्मा बी बटा वाई, ठीक है, तो यहाँ सिग्मा बी जो है ये हो जाएगा एम बटा आई इंटू वाई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। इसमें एम क्या है, मोमेंट है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वाई क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो अब देखिए ये सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, पता चल गया, ठीक है। अगर इसको आप फोटो में समझना चाहें कि इसमें सब क्या है, देखिए ये मान लीजिए बीम है, ये इसका एन ए है, न्यूट्रल एक्सिस है। अब जानते हैं न्यूट्रल एक्सिस पर कोई स्ट्रेस नहीं होता, बेंडिंग स्ट्रेस खास करके नहीं होता है ना, शियर स्ट्रेस होता है मैक्सिमम, ये पता है, फोर्थ में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम इस वाले फाइबर पर हम निकालना चाहते हैं कि कितना स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस इस पर कितना है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ज़्यादा होगा, ऊपर से लोड लगेगा तो, है ना, तो सही में ज़्यादा होता है क्योंकि डिस्टेंस देखिए ज़्यादा है ना, वाई। अब देखिए कोई अगर इस फाइबर पर निकालेंगे, इस वाला फाइबर पर, सॉरी देखिए, देखिए अगर इस वाले फाइबर पर निकालेंगे यहाँ पर, है ना, इस टॉप पर, तो ये वाई डिस्टेंस क्या होगा, इसके तुलना में, इस वाले के तुलना में ज़्यादा होगा, तो जैसे वाई ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका फोटो भी आप सब देखेंगे, कुछ इस तरह से बनता था, है ना, आप फोटो देखे होंगे, कुछ इस तरह से बनता था बेंडिंग स्ट्रेस का, ठीक है, ये देखे होंगे, इस तरह का बनता था, कुछ बनता था। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पर क्या होता था, एन ए पर क्या होता था, जीरो बेंडिंग स्ट्रेस होता था ना, यहाँ पर कुछ होता ही नहीं था, यहाँ मैक्सिमम होता था और नीचे मैक्सिमम होता था, ठीक है। इधर कम ऊपर से है कंप्रेसिव, नीचे है टेंसाइल, है ना, यहाँ टेंसाइल होता था सिग्मा टी, इधर सिग्मा बी होता था, है ना, मतलब सिग्मा सी मतलब कंप्रेसिव, है ना। चलिए ये समझ में आ गया, ठीक है, ये देख लीजिए। देखिए अब इसी ठीक इसी प्रकार आप यहाँ समझिएगा, ठीक है, ये तो बेसिक हम समझा दिए, इसमें क्या क्या है, ए आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो फाइनली ये सिग्मा ये निकल गया आपका क्या, ये निकल गया सिग्मा बी बराबर निकल गया एम बटा आई इंटू वाई, ठीक है। एम, ये देखिए ये आपका जो है बेसिक फार्मूला निकल गया। अब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो एम, इसको आई वाई को नीचे कर लीजिए, इस वाले वाई को आप क्या कर लीजिए, नीचे ला लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम बटा आई वाई, वाई को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, तो फाइनली आपका ये आ गया, ठीक है। तो सिग्मा बी बराबर क्या आ गया, एम बाय जेड, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर आपको ये पूछा जाए क्वेश्चन में, ये पूछ दे कि आप बताइए जब एसेंट्रिक लोड लगता है तो बेस पर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा और मिनिमम स्ट्रेस कितना होगा, है ना, मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा, मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट, सॉरी रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस एट बेस, वो कितना होगा आपको पता है। अब थोड़ा सा देख लीजिए तब आपने समझ जाइएगा। देखिए लोड इधर लग रहा है, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये क्या है, ये लोड इधर है ना, ये क्या इधर है। देखिए ये अगर आप इसका प्लान बनाते हैं, इसका प्लान थोड़ा हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है, इस तरह नहीं दिखता होगा, दिख रहा है आप देखिए, ये देखिए ये प्लान है, ठीक है। यदि आपको नहीं दिखे, है ना, क्या लिख रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक्स वाई वाई, ये देखिए वाई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर लोड मान लीजिए यहाँ लग रहा है ना, प्लान में नहीं होती, ये टॉप एलिवेशन में नहीं दिखता है, ठीक है, ये एलिवेशन है, क्या है, एलिवेशन है, पढ़े होंगे एलिवेशन, और ये क्या है, प्लान है, ठीक है, ये प्लान है। तो प्लान में देखिए यहाँ मान लीजिए दिखा, ये एसेंट्रिक है ना, देखिए अभी वाई एक्सिस एसेंट्रिसिटी है, किस एक्सिस से, वाई एक्सिस से, और ये मान लेते हैं फेस है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये आपका बी सी जो फेस है ना, इस फेस की इधर की ओर है ये लोड, है ना, इस बी सी फेस से क्या क्लोज है ना, क्या है, क्लोज है, नज़दीक है। लेकिन इस ए डी फेस से क्या है, ये दूर है, देखिए दूर है ना, इस ए डी, ये जो ए डी फेस है इससे क्या है, ये लोड तो बहुत दूर है, तो इससे देखिए जिसके क्लोज होगा वैसे बात है, इधर ज़्यादा लोड लगेगा, इधर है ना, लोड ज़्यादा होगा, इधर इधर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इधर देखिए दूर है ना, तो दूर होगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये ए डी फेस की ओर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछा है तो अब किधर हो जाएगा, बी सी फेस की ओर, ठीक बा। और क्या करेंगे मैक्सिमम निकालने के लिए, क्या करेंगे, मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, और क्या करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, पी बाई ए है, और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, एम बाय जेड है, ये तो पता है
है ना पता। चलिए अब मिनिमम स्ट्रेस निकालते हैं ना। देखिए जो मिनिमम है ना, मिनिमम जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट स्ट्रेस है, मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस एट बेस, ठीक है, एट बेस। तो मिनिमम में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, बस यही। अब इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है, पी बाय ए माइनस एम बाय जेड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इतना याद हो गया आपको तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल दिए, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आगे काम करते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे आगे जो है आपका, ये देख लीजिए सिलेबस में नेक्स्ट है एसेंट्रिक अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इस पर रहेगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर कोई कमेंट, अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है, ठीक है, किसी चीज़ को समझने में, आप कमेंट करिए और हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। आपको कोई भी तरह की दिक्कत होता है तो आप ज़रूर ये कमेंट कीजिए, ठीक है। या धन्यवाद।